नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान में परस्पर भरोसा बनाने का काम क्या वापस पटरी पर चढ़ सकेगा? पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि दोनों देशों में चल रही बातचीत को भंग समझा जाए। मतलब न तो पठानकोट कांड की खोजबीन में भारतीय टीम का पाकिस्तान जाना संभव दिख रहा है और न पाक जांच टीम ने भारत के प्रमाणों को पुष्ट किया है। इसका असर भारत की अंदरूनी राजनीति में खासा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार आलोचना की है। यह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहां इतने लाचार कैसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाहौर यात्रा का साहस दिखाकर अमन परस्तों का दिल जीता। राष्ट्रपति ओबामा से लेकर नवाज शरीफ सभी उनके साहस के मुरीद हुए। मगर उसके बाद पठानकोट पर पाकिस्तान से आए आतंकियों का हमला हुआ। उस घटना का तकाजा था जो दोनों देशों ने घटना की जांच में सहयोग का फैसला किया। पाकिस्तान की जांच टीम भारत आई। भारत ने उसे मौका मुआयना कराया, सबूत दिए। उम्मीद थी कि पाक जांच टीम लौटकर भारत की टीम को आने का न्योता देगी। एक दूसरे के तथ्यों की जांच पड़ताल से आतंकियों के मूल तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में सब उल्टा हुआ। मीडिया में जांच टीम के सूत्रों के हवाले हल्ला हुआ कि आतंकी हमला खुद भारत का कराया ड्रामा है। भारत ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। अब पाक उच्चायुक्त का बयान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच असली मुद्दा कश्मीर है। जब तक वह हल नहीं होता, कोई बात आगे कैसे बढ़ेगी? मतलब परस्पर भरोसा पैदा करने, सीमा पार से आतंकी हमले की चिंता पर आगे पहल नहीं। ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। क्या नहीं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 2019 के आम इंतखाबात से पहले होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां कर ली है। आम आदमी पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली से जुड़े जराये का कहना है कि केजरीवाल ने ऐसे सूबे चुने हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रहनुमा बदउनवानी में फंसे हैं या उन पर इल्जामात आयद किए गए हैं। ऐसे सूबों में उनको अपनी ईमानदार सियासत के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इसी मंसूबे के तहत उन्होंने पंजाब और गोवा को मुंतखब किया है, जहाँ आइंदा साल उनकी पार्टी इंतखाब लड़ेगी। पंजाब में अकाली दल, बीजेपी हुकूमत और कांग्रेस दोनों पर बदउनवानी के इल्जामात आयद होते रहे हैं। दोनों के आला रहनुमा तनाजों में फंसे हैं। इसी तरह गोवा में माइनिंग को लेकर दोनों जमातों के कई रहनुमा तनाजों में घिरे हैं। इसलिए केजरीवाल ने आइंदा साल के शुरू में इन दोनों सूबों में लड़ने का फैसला किया है। आइंदा साल के आखिर में 2 सूबों के इंतखाबात हैं, जिसमें वो हिमाचल प्रदेश में लड़ेंगे। उनकी पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आला रहनुमा बदउनवानी या किसी दूसरे तनाजे में उलझे हैं। इसी तरह 2018 के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की बजाय वो छत्तीसगढ़ में इंतखाब लड़ेंगे, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सीनियर रहनुमाओं पर बदउनवानी के किसी न किसी तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं। पार्टी के इंतखाबी ब्लूप्रिंट के मुताबिक इसके बाद वो आम इंतखाबात लड़ेंगे और उसके बाद उनकी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में लड़ेगी। नीतीश कुमार के जनता दल की कमान संभालते ही एक इंतखाबी निशानी की तलाश तेज हो चुकी है। जेडीयू की मौजूदा इंतखाबी निशानी तीर है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता इंतखाबात में पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। तीर जैसे इंतखाबाती निशान वाली जमातें शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से पार्टी को आगे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए तीर की निशानी बदलनी है। जेडीयू रहनुमाओं की पहली कोशिश HD देवगौड़ा से बात करके जनता दल की पुरानी इंतखाबी निशानी चक्र को हासिल करने की है, लेकिन देवगौड़ा इसके लिए तैयार नहीं रहे हैं। उन्होंने इस इंतखाबी निशानी को ब्लॉक कराया हुआ है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पार्टी बरगद इंतखाबी निशान लेगी, जो समाजवादी जनता पार्टी के पास है। इसके रहनुमा कमल मोरारका हैं और उनकी पार्टी का इंतजाम जेडीयू में होने की बात चल रही है। लेकिन जेडीयू की हिकमत अमली से जुड़े एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि बरगद एक मजहबी निशानी है, इस पर एतराज भी हो सकता है और सियासी तौर से भी ये यकीनन पार्टी के लिए माकूल नहीं है। इसलिए बरगद की बजाय सीधे पेड़ छाप की बात पार्टी कर सकती है। बरगद या पेड़ छाप को पार्टी के रहनुमा सबसे बेहतर मुतबादिल मान रहे हैं। पार्टी के रहनुमा इस बारे में इलेक्शन कमीशन से बात कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर इंतखाबी निशान की बात हुई थी, लेकिन उस पर पार्टी के कई रहनुमा मुत्तफिक नहीं हैं।
झारखंड में एवाने बाला की 2 सीटें जुलाई में खाली हो रही है। कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और बीजेपी के एमजे अकबर 7 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। बरसरे इख्तियार बीजेपी की नजर इन दोनों सीटों पर है। झारखंड असेंबली के मौजूदा तनासुब के मुताबिक किसी भी पार्टी के पास दूसरी सीट जीतने के लिए जरूरी वोट नहीं है। ऐसे में बरसरे इख्तियार इत्तेहाद के रहनुमा दूसरी सीट भी जीतने का हिसाब लगा रहे हैं। 81 रुकनी असेंबली में अभी 2 सीटें खाली हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस की है और दूसरी बीजेपी की है। इसके बावजूद एवाने बाला की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अभी 42 रुकने असेंबली हैं और उसकी हिमायती आजसू के पास 5 रुकने असेंबली हैं। 2 आजाद रुकने असेंबली गीता कौड़ा और भानु प्रताप शाही हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इस तरह बरसर इख्तियार इत्तेहाद के अराकीन असेंबली की तादाद 49 हो जाती है। उसे दूसरी सीट जीतने के लिए 7 वोटों की जरूरत होगी। दूसरी जानिब झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 रुकने असेंबली हैं, कांग्रेस के 6 और बाबूलाल मरांडी की पार्टी के 2 रुकने असेंबली को मिलाकर भी ये तादाद 27 होती है। मुश्किल ये है कि झामुमो ये सीट अपने लिए चाहती है, जबकि कांग्रेस ये सीट नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी मुश्किल ये है कि झामुमो उम्मीदवार के लिए मरांडी की पार्टी वोट नहीं करेगी। ऐसे में अगर बीजेपी दूसरी सीट के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार उतारे तो उसके इम्कानात बन सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के 21 अराकीन असेंबली की रुकनीत खतरे में पड़ गई है। उन्होंने जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन से 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। दिल्ली में ऐवान के सेक्रेटरी मुंतखब हुए 21 अराकीन असेंबली ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली असेंबली को खत लिखकर उन सभी भत्तों और सहूलियात की फहरिस्त मांगी है जो उन्हें मिल रही है। ये इत्तला मिलने के बाद वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। इससे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा था कि 21 अराकीन असेंबली पर रुकनीत रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐवान के सेक्रेटरी का ओहदा फायदा हासिल करने वाला ओहदा माना जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐवान का सिर्फ एक सेक्रेटरी हो सकता है और वो भी वजीर आला के दफ्तर में। गौरतलब है कि गुज़िश्ता महीने इलेक्शन कमीशन ने 21 अराकीन असेंबली को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्यों न उनकी रुकनीत खत्म कर दी जाए। अराकीन असेंबली को 11 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन अब उन्होंने 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। सरकारी बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले लोगों के नाम मंजर आम आ सकते हैं। इस मामले पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा है कि क्यों न कर्जदारों के नाम और उन पर बकाया रकम को मंजर आम किया जाए। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की बेंच ने इस पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि बैंक की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दी गई इत्तला को मंजर आम करने के मसले पर अदालत समाअत करेगी। अदालत ने मफाद आम्मा का दायरा बढ़ाकर इसमें मरकजी हुकूमत और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी पार्टी बनाया है। इस मामले की आइंदा समाअत 26 अप्रैल को होगी। रिजर्व बैंक ने हालांकि कर्जदारों के नाम और बकाया पैसों का खुलासा करने की मुखालफत की है। पानी के जबरदस्त बहरान से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में आखिरकार ट्रेन के जरिए 5 लाख लीटर पानी पहुंच चुका है। इस वैगन वाली खास तौर से डिजाइन की गई ट्रेन के जरिए पहली बार पानी भेजा गया है। पानी का बहरान झेल रहे इस इलाके में 25 लाख लीटर पानी भेजने का मंसूबा है। पानी की ट्रेन लातूर पहुंचने के कुछ ही देर के बाद इसका सहरा लेने की होड़ मच गई। ट्रेन पहुंचते ही बीजेपी के रहनुमा वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और वजीर रेल सुरेश प्रभु के पोस्टर लेकर ट्रेन पर चढ़ गए और उनको मुबारकबाद दी। कांग्रेस के मुकामी रहनुमा और मेयर अख्तर शेख ने ट्रेन की रहबरी की और कहा कि उनको भी पानी लाने का सहरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पानी के लिए कोशिश कर रहे थे। ट्रेन के वैगन से पानी को एक मुकामी बावड़ी में खाली किया जाएगा और वहां से टैंकर के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के कहत साली मुतासिरा लातूर में ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने खत लिखकर कहा है कि जबरदस्त पानी के बहरान से गुजर रहे लातूर में पानी भेजने का मरकजी हुकूमत का फैसला काबिल तारीफ है। केजरीवाल ने दिल्ली की तरफ से भी लातूर पानी भेजने के लिए मरकजी हुकूमत से मदद मांगी। उन्होंने खत में लिखा कि दिल्ली में भी पानी का बहरान है, लेकिन दिल्ली के लोग आइंदा 2 महीने तक हर दिन 10 लाख लीटर पानी महाराष्ट्र भेजेंगे। केजरीवाल ने लिखा कि 21वीं सदी में अगर कोई पानी की कमी से मरता है तो ये पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक है। केजरीवाल ने वजीर आजम से कहा कि उनको दीगर सूबों के वज़ीर आला से भी पानी भेजने की अपील करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनआईए अफसर तंजील अहमद के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और बताया है कि आपसी रंजिश की वजह से उनका कत्ल किया गया था। बरेली जोन के आईजी विजय सिंह मीणा ने बताया है कि तंजील अहमद के एक रिश्तेदार के भतीजे रेहान और उसके साथी जैनुल को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे और कलीदी मुलजिम मुनीर की तलाश की जा रही है। 2 अप्रैल को आधी रात के बाद एक शादी के प्रोग्राम से लौटते वक्त तंजील अहमद का कत्ल कर दिया गया था। उसी कत्ल में इस्तेमाल की गई बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। सूबे के डीजीपी जावेद अहमद ने मुनीर की इत्तला देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया है कि आपसी रंजिश और जायदाद के सौदे में हिस्से को लेकर तंजील अहमद का कत्ल किया गया। गौरतलब है कि वो पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पठानकोट पर आतंकी हमले की जांच जब सकारात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ती है तो क्या विदेश सचिवों की बातचीत हो सकेगी? ये किस पर तब बात करेंगे? क्या भारत सीधे कश्मीर को लेकर बात करने को तैयार होगा? सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से आगे बात का फैसला अब आसान नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से लौटते हुए जब लाहौर उतरे और नवाज शरीफ से मिलने गए तो उनके जहन में जरूर अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर दौरा रहा होगा, लेकिन उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि जिस तरह उस दौरे के बाद कारगिल हुआ था वैसे ही इस दौरे के बाद पठानकोट हो जाएगा। पठानकोट हो गया ये एक अलग बात थी। उसकी ज्वाइंट इंक्वायरी हुई तो पाकिस्तान ने उल्टा हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इसलिए अब नरेंद्र मोदी और उनके कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल किस सोच में होंगे ये समझना मुश्किल है। उन्हें पाकिस्तान के साथ किस तरह से पेश आना है ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम के हवाले से जो खबरें आई है वो हिंदुस्तान के लिहाज से अच्छी नहीं है। ये अगर नजीर बनती है तो आगे कोई और हमला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि उसे बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान ड्रामा कर रहा है। इसलिए हिंदुस्तान को हर हाल में पठानकोट हमले की तफ्तीश को अंजाम कार तक पहुंचाना है और उसकी हकीकत सामने लानी है। पाकिस्तान की तरफ से दूसरा बहरान ये है कि उसने चीन के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की तजवीज को वीटो कराया। हिंदुस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर पर पाबंदी आयद करने की तजवीज आगे बढ़ाई थी, लेकिन चीन ने वीटो करके तजवीज वापस कराई। इस वाक़े के बाद वजीर आजम मोदी ने बेहद तल्खी से अमेरिका में एटमी इजलास के दौरान कहा कि दुनिया के ममालिक को हमारा और तुम्हारा दहशतगर्द वाली सोच बदलनी होगी। इसी तरह कहा जा रहा है कि हिंदो चीन के दरमियान सरहद से जुड़े हुए तनाज़ों पर होने वाले खास नुमाइंदों के इजलास में अजीत डोभाल ये मसला उठाएंगे। वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी चीन के रहनुमाओं के सामने ये इश्यू उठाने वाली हैं। जाहिर है हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी इस मसले पर पाकिस्तान को तनहा करने की है। पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो दहशतगर्दों को तालीम और पनाह दे रहा है। चीन और अमेरिका दोनों इस बात को जानते हैं। इसके बावजूद अमेरिका दहशतगर्दी से लड़ने के नाम पर उसे मदद दे रहा है तो चीन उसके तहफ्फुज में पल रहे दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की असली फिक्र ये है कि वो आलमी बिरादरी के दरमियान पाकिस्तान को कैसे तनहा करे। इस पर मोदी और डोभाल को काम करना है। जहां तक पठानकोट की तफ्तीश का सवाल है तो पाकिस्तान की जानिब से ये साफ हो गया है कि वो जैश ए मोहम्मद की जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है। जब उसने मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले के 8 साल बाद भी लश्कर तैयबा की जिम्मेदारी तय नहीं की है और हाफिज सईद व जाकिर रहमान लखवी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई नहीं की है तो मसूद अजहर के खिलाफ क्यों करेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने जो सबूत जुटाए हैं जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी पोल खुलती है और पठानकोट हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का पता चलता है, उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान ऐसा करेगा तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो सकता है। हिंदुस्तान को अभी ये रास्ता खुला रखना है। इसलिए हिंदुस्तान को काफी बारीकी से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसे अपने सबूतों पर पाकिस्तान से कार्रवाई करानी है और खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात भी करने हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत पाक रिश्तों के नए ठहराव पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब और बहुत कमजोर हो गए हैं। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ की टैक्स हेवन कंपनियों के भंडाफोड़ ने उनकी धमक को कमजोर बना दिया है। कई तरह के संकटों में शरीफ सरकार है। आतंकियों ने अलग नाक में दम किया है। ऐसे में वे कैसे भारत की चिंता करें? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर हैं।
उदय जी, पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 वर्षों में पिछले में जिस तरह की नीति बनाई है, जो अप्रोच रही है, उसका अभी तक जो नतीजा निकला है, उसके बाद आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये किस मनोदशा में होंगे? अब पाकिस्तान को लेकर वो क्या विचार कर रहे होंगे? साहब, अगर हम मोदी साहब की पाकिस्तान नीति की बात करें, शायद सबसे बड़ा पहल लाहौर की जो यात्रा थी, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसके बाद आज के तारीख अगर हम समीक्षा करें और ये सोचें कि प्रधानमंत्री का इस वक्त सोच विचार क्या है, मैं कहूँगा कि पठानकोट के बाद, पठानकोट के जांच के बाद, जो JIT के बारे में इस वक्त जो पाकिस्तान के मीडिया में जो खुलासा हो रहा है, इन सब को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि उनके सामने एक बहुत भारी संकट है। यानी कि एक प्रकार का उनका एक पॉलिटिकल गैम्बल था। यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई थी बैंकॉक में, वो भी काफ़ी आश्चर्य की बात थी। उसके बाद लाहौर में प्रधानमंत्री महोदय का स्टॉप ओवर जो था, उस वक्त एक प्रकार का धारणा बनी थी कि शायद पॉलिटिकल लेवल पे कुछ विश्वास बढ़ रहा है, और एक ऐसा भी धारणा थी कि वहाँ के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने हमें कुछ चेतावनी भी दी। इनके बावजूद अभी जो भी हालात है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की जो संवाद है भारत के बारे में, मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी भारी संकट है मोदी और डोभाल के जो टीम साहब है इस वक्त। नहीं तो उसमें क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने के या उनके भी प्रभाव में ये भारत पाकिस्तान में संवाद हुआ या जो भी संबंध बनाने की कोशिश है वो हुई। अब क्या पश्चिम और अमेरिका, क्योंकि अभी अमेरिका की भी यात्रा पे प्रधानमंत्री होकर आए, राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत हुई है, क्या वो पश्चिम को कन्विंस करके अब दबाव की नीति पर, पाकिस्तान पर दबाव की नीति पर चल सकते हैं? यासी, आपको याद होगा जिस वक्त इसकी बात हुई थी पाकिस्तान के बारे में, मेरा व्यक्तिगत राय ये था कि जहां तक संबंधों की बात है, भारत और पाकिस्तान के पास क्योंकि इस वक्त परमाणु हथियार है, अगर हम औपचारिक रूप से संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर आपके ऊपर बाहर से दबाव आएगा। और इसका हल्का सा झलक हमने ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में देखा, जबकि ओबामा साहब ने एक ही दायरे में भारत और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कुछ चेतावनी दी थी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत के लिए, मोदी साहब के लिए, जो अगर हम नीति के बात करें या क्या विकल्प है, वो यही है कि विश्व के सामने जो ब्रसेल्स का अनुभव रहा है या तजुर्बा रहा है, और जो भय वॉशिंगटन में हमने देखा कि बार बार ओबामा साहब ने यही कहा कि गैर राष्ट्र गुट के पास ये परमाणु सामग्री किसी प्रकार से नहीं मिलना चाहिए, और पाकिस्तान जो बार बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करती है, उससे भी मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि अमेरिका की हुकूमत बहुत ही चिंतित है। हालांकि वो पब्लिक डोमेन में कहें ना कहें दूसरी बात है, पर उनके जितने भी सीनियर सलाहकार हैं सब ने यही कहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम मोदी साहब की नीति की बात करें तो इस जो पटरी के ऊपर विश्व को दोबारा शायद रेखांकित करना होगा कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के अलावा, यानी कि उन्होंने उस मार्ग को छोड़ा नहीं है। हाल में जो इस्लामाबाद में हुआ है, कादरी को जिस प्रकार से वो शहीद बनाना चाहते हैं, ये जो लहर है, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं पर पूरे क्षेत्र के लिए, भारत से लेके बांग्लादेश और आगे, इससे बहुत चिंतित रहना एक स्वाभाविक है और इसलिए सतर्क भी रहना नहीं चाहिए। तो अब क्या अमेरिका और पश्चिम के साथ भारत की ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है क्या, जिससे पाकिस्तान पर अब बातचीत के अलावा कोई दूसरे तरीकों से दबाव बनाने का रास्ता निकले? भारत को दोबारा मैं कहूंगा कि शक्तिशाली देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी है, और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने झेला है ये जो विचारधारा है, इसकी जो लहर है, जो बार बार जिहाद हम कहते हैं, चाहे वो पेरिस हो या ब्रसेल्स। तो इस चिंता को, इस भय को हमें एक प्रकार से कूटनीतिक दायरे में या मार्ग से, इसको हमें एक प्रकार से, मैं फायदा नहीं कहूंगा पर जरूर इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि विश्व में ये बार बार हम कहते हैं ना संवाद, ये जो नैरेटिव है, ये जो डिस्कोर्स है, इसको शेप करना भारत के लिए अभी एक बहुत बड़ा चुनौती है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो स्थिति है वो पाकिस्तान ही नहीं
पूरे क्षेत्र को एक प्रकार से शिकार बना सकता है। नहीं, लेकिन उदय जी आपने कहा कि एक संवाद को शेप देना जो है वो तो अंततः बुनियादी तौर पर अब फिर साबित हो रहा है कि वहां पाकिस्तान के अंदर आईएसआई या सेना या जो कट्टरपंथी तत्व है वो दे रहे। नवाज शरीफ का भले कुछ भी सुन रहा हो, लेकिन जांच दल ने जिस तरह बाद में प्रतिक्रिया या जो मीडिया का हल्ला है तो उसमें उसका क्या करेंगे? आईएसआई और सेना और इन तत्वों का क्या कर सकता कोई? साहब, ये जानकारी की कमी नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा जो स्पष्ट किसी यानी कि कोई बिना कोई हिचक का जिन्होंने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ये अमेरिका के मीडिया में भी कहा गया है, अमेरिका के कुछ ऐसे एकेडमिक्स हैं उन्होंने भी कहा है, और कई सारे जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इसका एक प्रकार से नीति बनाया है वो भी जानते हैं। पर जब इसको आप समिट लेवल पे ले जाते हैं, बार बार यह सवाल उठता है कि ओबामा साहब ने स्पष्ट क्यों नहीं कहा है इस वक्त वॉशिंगटन के समिट में कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तान से, वो उन्होंने भारत के साथ रखा पाकिस्तान को एक तरह से। तो इस प्रकार का जो हम डिस्कोर्स की बात करते हैं, जब समिट लेवल पे आता है, जितने भी मेरे जैसे जो चाहे हमें आप स्टूडेंट कहें या एनालिस्ट कहें, सबको पता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा भंडार है महाविनाशक हथियारों का, उसका कारण चीन है। यानी कि उन्हें चीन से समर्थन मिलता है। हमने ये जैश ए मोहम्मद के केस में वो भी देखा है। तो भारत के लिए या भारत के कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो जो मनमोहन सिंह साहब थे या अभी मोदी साहब हैं, विश्व के शक्तिशाली देश और उनकी जो ओरिएंटेशन है, मैं इशारा कर रहा हूं वॉशिंगटन और बीजिंग की तरफ, जब तक वो पाकिस्तान को इस प्रकार का समर्थन देंगे, बहुत ही और वो उसकी बुनावट है उसको नहीं समझेंगे, तब तक चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होगा। ये मेरा राय है। जी उदय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।